फिगर ऑफ स्पीच, इसका मतलब क्या है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी शादी में, पार्टी में, फंक्शन में या किसी प्रोग्राम में जाने से पहले महिलाएं क्या करती हैं, मेकअप करती हैं, ऑर्नामेंट्स, गहने, ज्वेलरी पहनती हैं। वो ऐसा क्यों करती हैं, ताकि वो और ज़्यादा खूबसूरत लगे। इसी तरह फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल लैंग्वेज को और ज़्यादा खूबसूरत, इफेक्टिव, प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। इसमें किसी वर्ड को, किसी एक्सप्रेशन को उसके वास्तविक ओरिजिनल मतलब से अलग एक इमेजिनरी वे में उसको इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उसे और ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा प्रभावशाली बनाया जा सके। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में, फिगर ऑफ स्पीच कितने प्रकार का, कितने तरीके का होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे सिमिली की। व्हाट इज सिमिली? सिमिली क्या है? जब किसी दो चीज़ों में, डिफरेंट चीज़ों में, अलग अलग चीज़ों की जब तुलना की जाएगी, उनकी कंपेयर की जाएगी, तो उसको कहेंगे हम सिमिली। ठीक है, इसमें एज या लाइक का यूज जरूर किया जाएगा। जैसे खली इज एज ब्रेव एज एलिफेंट, खली इतना ताकतवर है जैसे कि हाथी। ठीक है, इसके बाद आता है मेटाफोर। वो भी सिमिली के जैसा ही है काफ़ी हद तक, लेकिन उसमें क्या डिफरेंट है, उसमें एज और लाइक का यूज़ नहीं किया जाएगा। उसमें भी दो डिफरेंट चीज़ों की, दो अलग अलग चीज़ों की कंपेयर की जाएगी, तुलना की जाएगी। ठीक है, लेकिन उसमें एज और लाइक का यूज़ नहीं किया जाएगा। जैसे खली इज़ एन एलिफेंट, मतलब कहने का मतलब ये है कि खली हाथी के जितना ताकतवर है, लेकिन डायरेक्टली हमने क्या बोल दिया, खली इज़ एन एलिफेंट, खली एक हाथी है। ठीक है, और भी इसके एग्जाम्पल देखते हैं। द पिज्जा इज एज हॉट एज अ फायर, पिज्जा इतना गर्म है जैसे कि आग। ठीक है, पिज्जा की कंपेयर आग से की है, दो अलग अलग डिफरेंट चीजों की, लेकिन इसमें यू एज का यूज किया है। ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल खली इज एज ब्रेव एज एलिफेंट, इसमें भी एज का यूज किया गया है, खली इतना ताकतवर है जैसे कि एक हाथी। लेकिन मेटाफोर में क्या होगा, उसमें एज का यूज नहीं किया जाएगा, उसमें डायरेक्टली क्या बोल दिया, खली इज एज एलिफेंट, खली इज एन एलिफेंट, खली एक हाथी है। कहने का मतलब वही है कि खली इतना ताकतवर है जैसे कि हाथी, लेकिन हमने डायरेक्टली बोल दिया। ठीक है, ये फिगर ऑफ स्पीच की खूबसूरती है, इसको लैंग्वेज को और ज़्यादा इफेक्टिव, खूबसूरत बनाने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली हम बोल देंगे खली बहुत ताकतवर है, लेकिन तो ज़्यादा एक्सप्रेस इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब बोलेंगे खली इज एन एलिफेंट, तो लोग शॉक हो जाएंगे और देखेंगे, लेकिन कहने का मतलब क्या, खली इतना ताकतवर है जितना कि एक हाथी। ठीक है, द पिज्जा इज एज हॉट एज अ फायर, पिज्जा इतने गर्म है जैसे कि आग। द पिज्जा इज अ फायर, यहाँ पिज्जा को डायरेक्टली आग बोल दिया। जब हम कोई गरम गरम चीज खाते हैं, मुंह में रखते हैं, तो कैसा लगता है, ऐसा लगता है जैसे हमने आग रख ली हो। ठीक है, बोलते हैं ना, अपने लैंग्वेज को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हम कॉमन लाइफ में भी काफी यूज करते हैं इसका। ठीक है, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन एक सपने की तरह है, लेकिन मेटाफोर में क्या है, लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ एक सपना है, डायरेक्टली इसमें बोल दिया है, लेकिन कंपेयर किया गया है, मतलब जीवन ऐसा है जैसे कि एक सपना। ठीक है, नेक्स्ट, शी इज लाइक एन एंजल, वह एक फरिश्ते की तरह है, एक परी की तरह है। शी इज एन एंजल, डायरेक्टली उसको एंजल बोल दिया। ठीक है, इसमें एज का यूज नहीं किया गया। लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, और लाइफ इज अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, यहाँ पे लाइक का यूज किया गया है। जीवन जो है चॉकलेट्स का एक बॉक्स की जैसा है, और यहाँ लाइफ इज अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, जीवन एक चॉकलेट का बॉक्स है, डायरेक्टली बॉक्स बोल दिया है, लेकिन कंपेयर किया गया है। ठीक है, ये पहचान है। सिमिली में एज और लाइक होगा, कंपलसरी है। मेटाफोर में एज और लाइक का यूज नहीं होगा, इसमें भी कंपेयर किया जा रहा होगा। इज दैट क्लियर? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। दोस्तों, क्या आपने सूरज को मुस्कुराते हुए देखा है, तारों को डांस करते हुए देखा है, पेड़ पौधों को गुस्से में देखा है, या फिर हवा को जोर जोर से शोर मचाते हुए, चिल्लाते हुए देखा है? नहीं देखा है, मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन हमारे पोइट अपनी पोइट्री में, अपनी कविताओं में इन चीज़ों को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं जैसे वो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स की तरह उनमें फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। इसी को हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, a figure of speech which gives the qualities of a person to an animal, an object or an idea। इसको एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। द ट्री shook its branches angrily, पेड़ ने अपनी शाखाओं को गुस्से से हिलाया। बहुत दिन से बारिश नहीं हुई होगी, इसलिए पेड़ को गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने शाखाओं को, अपनी टहनियों को उसने जोर जोर से हिलाया। ऐसा हुआ क्या? नहीं, लेकिन पोइट ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इसको अपने एक्सप्लेन किया है। द ट्री shook its branches angrily,
पेड़ ने अपनी शाखाओं को गुस्से से हिलाया, इसी को कहेंगे पर्सोनिफिकेशन। डेथ रॉब्ड हर ऑफ द चांस एट हैप्पीनेस, मौत ने उसके खुश रहने के मौके को लूट लिया, छीन लिया। ऐसा हुआ क्या? नहीं, कहने का मतलब यह है कि उसे वक्त से पहले कम उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन पोएट ने एक अलग अंदाज से एक डेथ को इस तरीके से एक्सप्लेन किया है जैसे कि उसमें फीलिंग्स हैं, मतलब इंसान की तरह, ह्यूमन बीइंग्स की तरह। डेथ रॉब्ड हर ऑफ द चांस एट हैप्पीनेस, ठीक है, इसी को कहेंगे पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट, द स्टार्स डांस इन द मिडनाइट स्काई, तारों ने अर्धरात्रि में आसमान में डांस किया, आधी रात में। ऐसा हुआ क्या? नहीं, लेकिन पोएट ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इसको एक्सप्लेन किया है। द स्टार्स डांस इन द मिडनाइट स्काई, एक ह्यूमन बीइंग्स की तरह उनको एक्सप्लेन किया है, इसी को हम कहेंगे पर्सोनिफिकेशन। द विंड येल्ड ऑल नाइट लॉन्ग, हवा रात भर, पूरी रात जोर जोर से चिल्लाती रही या शोर मचाती रही। ऐसा हुआ क्या? नहीं, लेकिन इसको ह्यूमन बीइंग्स की तरह एक्सप्लेन किया गया है, इसी को हम कहेंगे पर्सोनिफिकेशन। द सन स्माइल्ड हैप्पीली डाउन एट अस, ठंडियों का मौसम है, ठंडियों के मौसम में जब सूरज निकलता है तो सबको खुशी होती है, लेकिन उसको पोएट के अंदाज में जब कहा जाएगा या फिर लैंग्वेज को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए इस तरीके से द सन स्माइल्ड हैप्पीली डाउन एट अस, जैसे उसमें ह्यूमन बीइंग्स की तरह फीलिंग्स हैं, इसी को हम कहेंगे पर्सोनिफिकेशन। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ। ये भी पर्सोनिफिकेशन की ही तरह है। पर्सोनिफिकेशन में कैसा था, किसी भी एनिमल्स, बर्ड या नॉन लिविंग थिंग्स को इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया था जैसे उसमें ह्यूमन बीइंग्स की तरह फीलिंग्स, इमोशंस हो, ठीक है। लेकिन अब हम इनमें डायरेक्टली उनसे बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एड्रेसिंग समवन एब्सेंट, डेड और नॉन ह्यूमन एज इफ दैट पर्सन और थिंग वर प्रेजेंट, हम उनसे इस तरीके से बातचीत करेंगे जैसे कि वो प्रेजेंट है, मौजूद है हमारे सामने। इसको एक एग्जाम्पल की तरह और अच्छे से समझते हैं। हेलो डार्कनेस माई ओल्ड फ्रेंड, आई कम टू टॉक विद यू अगेन, हे अंधेरे मेरे पुराने मित्र, मेरे पुराने दोस्त, मैं तुझसे दोबारा बातचीत करने के लिए आ गया हूँ। इसमें एपोस्ट्रॉफी की सबसे अच्छी पहचान जो है, इसमें कोटेशन मार्क होगा या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, ये इसकी बहुत अच्छी पहचान है। लेकिन अगर हम सेंटेंस की मीनिंग को उसको अच्छे से समझ जाएं तो और ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ओ नेचर दो आर्ट माई गॉडेस, हे प्रकृति तेरी कला मेरी देवी है। ये जो वर्ड है ये मोस्टली पोइम्स में यूज किया जाता है, जो कविताएं होती हैं उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। ओ नेचर दो आर्ट माई गॉडेस, हे, अभी इसमें अंधेरे से बात की थी फर्स्ट सेंटेंस में, सेकंड में हम प्रकृति से, नेचर से बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, लिटिल लैम हु मेड दी, हे मेमने, अब किससे बात कर रहे हैं? बकरी के बच्चे से, एक छोटे से मेमने से बात कर रहे हैं। छोटे मेमने हु मेड दी, तुझे किसने बनाया, ये भी जो है एक पोएम का ही कोई पोर्शन होगा शायद, दी मत ये उसमें ही यूज होता है पोएम्स में, ठीक है। नेक्स्ट, बिलो विंड्स बिलो, अब इसमें हवा से बातचीत हो रही है, हवाएं चलो चलो हवाएं। नेक्स्ट, डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल फॉर दो आर्ट नॉट सो, यहाँ पर मौत से बातचीत हो रही है। डेथ बी नॉट प्राउड, हे मृत्यु घमंड मत कर, दो सम हैव कॉल्ड दी, तुझे कुछ लोगों ने ही बुलाया है, मतलब कुछ लोगों की मृत्यु हुई है ना, बाकी तो सारे जीवित हैं, ठीक है। इस तरीके से आप ये कुछ मार्क्स हैं जो कोटेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, इससे आप समझ जाएंगे। अगर सेंटेंस के मीनिंग को समझ जाते हैं तो बहुत ही बेटर रहेगा। दोस्तों आज मैं आपको एक वाकया बताने जा रहा हूँ जो मेरी कॉलेज लाइफ से जुड़ा हुआ है। कॉलेज में कंपटीशन के लिए जब मैं गुजरात गया तो वहाँ की ट्रेन में मैंने मोदी जी के हाथ की चाय पी है दोस्तों। जी हाँ, और मेरे कॉलेज में मेरे क्लासमेट्स कौन कौन थे? सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, सनी देओल, ये सारे मेरे क्लासमेट्स थे। ज्यादा हो गया ना? जब कुछ ज्यादा हो जाए तब उसको बोलेंगे हाइपरबोली, अ फिगर ऑफ स्पीच दैट यूजेस एक्सैजरेशन टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन टू मेक अ पॉइंट और टू इवोक ह्यूमर। जब किसी चीज को, किसी बात को बड़ा चढ़ा के बोला जाता है और उसमें थोड़ा बहुत ह्यूमर भी होता है तब उसको बोलेंगे हाइपरबोली। इसको एग्जांपल के तौर पे और अच्छे से समझते हैं। आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, 1 साल तक सो सकता हूँ। क्या कोई 1 साल तक सो सकता है? लेकिन कहने का मतलब है कि मैं बहुत गहरी नींद और बहुत देर तक सोना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। ये हो गया हाइपरबोली का एग्जांपल। नेक्स्ट, आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स अबाउट दिस, मैंने तुमको इसके बारे में 1000 मर्तबा बताया।
या 1000 मरतबा 1000 बार इसको बताया तुमको। क्या 1000 बार काउंट किया था? नहीं, लेकिन कहने का मतलब है इसको मैंने बहुत मरतबा तुमको बताया। ये हो गया हाइपरबोलिक का नेक्स्ट एग्जाम्पल। आई वुड मूव माउंटेन्स फॉर हर। मैं उसके लिए पर्वतों को हिला सकता हूँ। क्या कोई पर्वतों को हिला सकता है? 1 इंच भी, 1 इंच तो छोड़िए, 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिला सकता कोई। लेकिन इसको बात को बड़ा चढ़ाकर जब बोला जाए तब आप समझ जाना कि ये हाइपरबोलिक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, माई ब्रदर इज टॉलर देन द कुतुब मीनार। मेरा भाई कुतुब मीनार से लंबा है। इज इट पॉसिबल? नहीं, लेकिन बात को बड़ा चढ़ाकर इस तरीके से बोला गया है, ये आप समझ जाना ये हाइपरबोलिक का एग्जाम्पल है। चलिए अब नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ चल। दोस्तों अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की, जिसका नाम है पैराडॉक्स। अ पैराडॉक्स इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ स्टेटमेंट अपीयर्स टू कंट्राडिक्ट इटसेल्फ। कंट्राडिक्ट, ये ध्यान रखना, इसमें कोई स्टेटमेंट, कोई बात बोली गई होगी और खुद ही उस बात से नकार दिया गया होगा, इनकार कर दिया गया होगा। इसमें अपोजिट वर्ड का मोस्टली यूज होगा। एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझते हैं। यू कैन सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। तुम पैसा बचा सकते हो इसको खर्च करके। अरे भाई, जब खर्च कर दिया तो बचेगा क्या? यानी पहले बात बोली गई फिर उसको नकार दिया गया, ये इसकी पहचान है। यू कैन सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। नेक्स्ट, ही इज अ वाइज फूल। वो एक समझदार मूर्ख है। अरे भाई, समझदार है तो मूर्ख कैसे हुआ? या फिर मूर्ख है तो समझदार नहीं है? यानी अपनी बात बोली और उसको तुरंत ही नकार दिया गया है। ये अपोजिट वर्ड का इसमें यूज है। ये एग्जाम में देखते ही आपको फौरन लिख देना है, ये पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, द ट्रूथ इज हनी विच इज बिटर। सच्चाई जो है शहद है जो कि कड़वा है। शहद कड़वा होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर अपनी बात बोली गई फिर उसको नकार दिया गया है। ये पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। ये अंत की शुरुआत है। अंत की शुरुआत? तो भाई शुरुआत किधर है? या तो शुरुआत है या फिर अंत है। ठीक है, यहाँ पे अपनी बात बोली और उसको नकार दिया गया है। बस आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, बाकी अपोजिट आएगा फौरन आप समझ के एक ही बार में लिख देना। पैराडॉक्स का एग्जांपल है ये। नेक्स्ट, हियर आर द रूल्स, इग्नोर ऑल द रूल्स। ये नियम है और सारे नियमों को इग्नोर कर दो। या तो नियम है ही नहीं, अगर नियम है तो उनको फॉलो करो। यहाँ भी क्या किया गया है, पहले एक बात बोली गई है और खुद ही उस बात को नकार दिया गया है। ये इसकी बहुत अच्छी पहचान है। बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी एग्जाम में पूछा जाए तो आप देखना अपोजिट जब बोला गया है तो वो पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट लेवल है हमारा फिगर ऑफ स्पीच का ऑक्सीमोरॉन, कंट्राडिक्टरी वर्ड पेयर। इसको मैंने पैराडॉक्स के बाद ही लिया है क्योंकि ये पैराडॉक्स से थोड़ा सिमिलर है। पैराडॉक्स में था दो स्टेटमेंट, अपोजिट स्टेटमेंट बोले जा रहे थे। एक बात बोली और उसको तुरंत इनकार कर दिया गया, कॉन्ट्राडिक्टरी किया गया। स्टेटमेंट थे दो, लेकिन यहाँ पर दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड पेयर होंगे, दो वर्ड साथ में होंगे जो आपस में अपोजिट होंगे। एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझते हैं। इट वॉज एन ओपन सीक्रेट। इट वॉज एन ओपन सीक्रेट, ये एक ओपन सीक्रेट था। ओपन था तो वो सीक्रेट नहीं होगा, सीक्रेट है तो ओपन नहीं होगा। ठीक है, जो चीज़ ओपन है वो सबको मालूम होगी, लेकिन सीक्रेट जो चीज़ है वो किसी को नहीं मालूम होगी। तो यहाँ पे जानबूझ के दो अपोजिट वर्ड को रखा गया है इस तरीके का। जब एग्जाम में आएगा तो आप जब अपोजिट वर्ड पेयर होगा तो फौरन उसको लिख देना ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, नेक्स्ट, वी सॉ अ कॉमेडियन लास्ट नाइट, ही वाज सीरियसली फनी। मैंने कल रात एक कॉमेडियन को देखा जो वो सीरियसली फनी था। सीरियसली था या फनी था? ठीक है, यहाँ पे दो अपोजिट वर्ड हैं, लेकिन सीरियसली का एक और मतलब होता है वेरी, बहुत फनी था। लेकिन हम डायरेक्टली अगर बोल देंगे ही वॉज वेरी फनी तो ज़्यादा ध्यान से इंसान नहीं सुनेगा। लेकिन अपनी बात को इफेक्टिव बनाने के लिए और वजनदार बनाने के लिए इस तरीके से अपोजिट वर्ड का यहाँ पे यूज़ किया गया है, ही वॉज सीरियसली फनी। ठीक है, जब अपोजिट पेयर हो साथ में तो आप समझ जाना ये ऑक्सीमोरॉन का एक टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट, डू यू हैव द ओरिजिनल कॉपीज। क्या आपके पास ओरिजिनल कॉपीज है? ओरिजिनल मतलब वास्तविक, ओरिजिनल। ठीक है, कॉपी मतलब होता है उसकी नकल, या तो ओरिजिनल या फिर नकल। लेकिन यहाँ पर वो कहना चाहता है कि आपके पास में ओरिजिनल पेपर्स या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से इसको यूज किया गया है, डू यू हैव द ओरिजिनल कॉपीज। नेक्स्ट, आई लाइक अ स्मगलर, ही इज द ओनली ऑनेस्ट थीफ। एक स्मगलर को देखा, ही इज द ओनली ऑनेस्ट थीफ, या तो वो ऑनेस्ट है या फिर थीफ है। अगर थीफ है तो वो ऑनेस्ट कैसे होगा?
क्लियर है ना, लेकिन यहाँ पे जानबूझकर एक अपोजिट वर्ड का यूज किया गया है। नेक्स्ट, वी आर बिजी डूइंग नथिंग। मैं बिजी हूँ, अगर कोई बंदा बिजी है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई काम कर रहा है, ठीक है ना। अगर बिजी नहीं है तो वो कोई ना कोई काम वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन वो क्या बोल रहा है, वी आर बिजी डूइंग नथिंग, मैं बिजी हूँ कुछ ना करने के लिए, यहाँ भी अपोजिट लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, अ जोक इज एन एक्सट्रीमली सीरियस इशू। एक मजाक जो है एक बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है। यहाँ पे देखिए दो अपोजिट वर्ड को लिया गया है, सीरियस इशू, अ जोक इज एन एक्सट्रीमली सीरियस इशू, ठीक है। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। Peter Piper picked a pack of pickled peppers. If Peter Piper picked a pack of pickled peppers, where's the pack of pickled peppers Peter Piper picked? ये क्या था? यही तो है alliteration, having the same first consonant sound. इसमें किसी स्टेटमेंट में, किसी सेंटेंस में कॉन्सोनेंट साउंड सिमिलर होगा, यही इसकी पहचान है दोस्तों। बहुत ही इजी, बहुत सिंपल है। सारा 7 सिबलिंग्स लाइक टू सिंग। सारा के सातों बहन भाई गाना गाना पसंद करते हैं। सारा, एस 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 एस, ये कॉन्सोनेंट साउंड इसमें सिमिलर है, तो ये है अलिटरेशन का एक एग्जाम्पल। जब भी एग्जाम में आएगा और कॉन्सोनेंट साउंड सिमिलर होगा तो आप लिख देना कि ये अलिटरेशन का ही एक रूप है, ठीक है। नेक्स्ट, द स्नैक स्लाइडर स्लोली इन द सैंड, ठीक है। इसमें एस, इसमें भी एस कॉन्सोनेंट साउंड सिमिलर है। नेक्स्ट, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पेपर्स, इसमें भी कॉन्सोनेंट साउंड सिमिलर है, ठीक है। नेक्स्ट, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, इसमें एस कॉन्सोनेंट साउंड सब में सिमिलर है। नेक्स्ट, आई बाउट अ बैग ऑफ बिग बेल पेपर्स, इसमें देखिए कॉन्सोनेंट साउंड बी, बी सिमिलर है। नेक्स्ट, माई डियर, डियर इज डियर, माई डियर, मेरा प्यारा हिरन, इज डियर, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। नेक्स्ट, इसमें डी साउंड सिमिलर है। शीप शुड स्लीप इन अ शेड, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल थे अलिटरेशन के, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। दोस्तों अब बात करते हैं एसोनेंस की। रिपीट द सेम वोवेल बट स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड। इसमें वोवेल रिपीट होगा लेकिन वर्ड स्टार्ट होगा कॉन्सोनेंट से। आइए एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझते हैं। मैन सेल द वेडिंग बेल्स, एम कॉन्सोनेंट है, एस कॉन्सोनेंट है, बी कॉन्सोनेंट है, इसके बाद जो लेटर आ रहा है वो वोवेल है। तीनों में देखिए ई आ रहा है, मैन सेल बेल्स, राइम हो रहा है ना, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। इस तरीके का जब कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, तब आप बेझिझक होकर लिख देना एसोनेंस। नेक्स्ट, हाउ इज योर काउ नाउ, एच कॉन्सोनेंट है, सी कॉन्सोनेंट है, एन कॉन्सोनेंट है, इसके बाद आ रहा है वोवेल ओ, तीनों में देखिए ओ आ रहा है, हाउ, काउ, नाउ, वाओ। नेक्स्ट, बियर इज नियर बट नो नीड टू फियर, बी कॉन्सोनेंट है, एन कॉन्सोनेंट है, एफ कॉन्सोनेंट है, इसके बाद में सेम वोवेल आ रहा है ई, देखिए तीनों में ई आ रहा है, बियर, नियर, फियर, अंडरस्टैंड माय डियर। नेक्स्ट, जेरी वेंट हियर एंड देयर नो वियर, बहुत सिंपल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आइए दोस्तों अब पढ़ते हैं पन के बारे में। इसमें किसी वर्ड का यूज करके एक ह्यूमर क्रिएट किया गया होगा। ऐसा नहीं है इसमें अब कोई कहानियां किससे सुनाई जाएंगे, लेकिन हाँ एक डबल मीनिंग वर्ड का यूज करके सेंटेंस में एक ह्यूमर क्रिएट किया गया होगा। ह्यूमर क्या होता है, जब किसी बात को, किसी मजाकिया बात को, स्टेटमेंट को सुनकर जब हंसी आती है उसको ह्यूमर कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। पायलट्स हैव इजी एक्सेस टू क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड, यहाँ डबल मीनिंग वर्ड का यूज किया गया है क्लाउड। एक बादल का भी मतलब होता है क्लाउड, ठीक है, और एक आईफोन में स्टोरेज होता है उसको भी कहते हैं क्लाउड स्टोरेज। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में एक ह्यूमर क्रिएट किया गया है, पायलट्स हैव इजी एक्सेस टू क्लाउड स्टोरेज। जब इस तरीके का एग्जाम में आएगा तब आप समझ जाना ये एक तरीके का फन है, एक इसमें मजाक किया गया है। नेक्स्ट, व्हेन टू ऑर्थोपेडिस्ट स्टार्टेड अ न्यू सर्जरी इट वाज अ जॉइंट ऑपरेशन, जब ऑर्थोपेडिस्ट हड्डियों के डॉक्टर को कहते हैं, और यहाँ डबल मीनिंग वर्ड है जॉइंट।
एक ज्वाइंट जो हमारी हड्डियों में होता है और एक ज्वाइंट जो 2 या 3 डॉक्टर मिलकर ऑपरेशन करते हैं उसको भी ज्वाइंट ऑपरेशन कहते हैं। जब 2 ऑर्थोपेडिस्ट ने मिलकर एक सर्जरी की तो वो ज्वाइंट ऑपरेशन कहलाया। ठीक है, इसमें भी एक ह्यूमर क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट, एन एम्बेसडर अ मैन हु लिव्स अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। एक एम्बेसडर की डेफिनेशन समझो, इसमें एक्सप्लेन की गई है एक मजाकिया तरीके से। ठीक है, एक ह्यूमर क्रिएट किया है इसमें। एम्बेसडर वो व्यक्ति होता है जो एब्रॉड में रहता है, फॉरेन कंट्री में बाहर रहता है, फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री, अपने देश के भले के लिए। इसमें एक ह्यूमर क्रिएट किया गया है और ये एग्जाम में आया हुआ है और ये बहुत आता है, इसको ध्यान रखना। जब इस तरीके का आएगा तब आप समझ जाना कि ये एक तरीके का फन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों, अब पढ़ते हैं लाइटोटिस के बारे में। इसमें एक निगेटिव सेंटेंस होगा लेकिन उसका सेंस निकल कर आएगा पॉजिटिव। अरे भाई, ये क्या बात हो गई? इसको इस तरीके से समझते हैं, जैसे मैंने कहा कि तुम कोई खली नहीं हो। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम कमजोर हो। जब निगेटिव सेंटेंस से मतलब निकलकर पॉजिटिव आता है तब उसको लाइटोटिस कहते हैं। आइए एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं। विराट कोहली इज नॉट एन ऑर्डिनरी बैट्समैन। विराट कोहली कोई साधारण बैट्समैन नहीं है। इसमें कहने का मतलब है विराट कोहली एक बहुत अच्छा बैट्समैन है। ठीक है, नेक्स्ट, ही इज नॉट द क्लेवरेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। वह कोई सबसे ज्यादा चालाक चतुर व्यक्ति नहीं है जिनसे मैं अब तक मिला हूं। इसका कहने का मतलब है कि वो मूर्ख है। जब कोई निगेटिव सेंटेंस से जब पॉजिटिव बात निकल कर आए तब उसको हम लाइटोटिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यू आर नॉट अ ब्यूटी क्वीन। तुम कोई ब्यूटी क्वीन नहीं हो। इसका मतलब निकल कर आ रहा है कि तुम बदसूरत हो। नेक्स्ट, ही इज नॉट स्टार्विंग। वह भूख से नहीं मर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब निकल के आ रहा है कि उसका पेट भरा हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। आइए दोस्तों, अब पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप जिसका नाम है रेपिटेशन। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसमें कोई वर्ड या फ्रेजेस बार बार रिपीट हो रहा होगा। आइए एग्जांपल से इसको और पक्का कर लेते हैं। Hatred was spreading everywhere, blood was being spilled everywhere, wars were breaking out everywhere। इसमें कौन सा रिपीट हो रहा है बार बार? was। अरे सर, ये क्या बोल रहे हैं? ये तो आप गलत बता रहे हैं। जी हाँ, एवरीवेयर ये वर्ड है जो बार बार रिपीट हो रहा है। एवरीवेयर। जब किसी सेंटेंस में कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा हो तो उसको हम समझ जाएंगे कि ये रेपिटेशन का प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट, आई फेल्ट हैप्पी बिकॉज आई सॉ द अदर्स हैप्पी एंड बिकॉज आई न्यू आई शुड फील हैप्पी। इसमें कौन सा रिपीट हो रहा है बार बार? हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी और ये हैप्पी। ठीक है, जब इस तरीके का सेंटेंस में आएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये रेपिटेशन का प्रकार है। आई होप समझ में आया होगा। बहुत ही इजी, बहुत सिंपल है।